एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिस्ट्रल हवा कहाँ चलती है, ये आसान क्वेश्चन हो गया। और अगर मैं कहूँ एनाबेटिक और कैटाबेटिक हवा जो है धरती के किस भाग में चलती है, तो ये दिमाग को घुमा देता। तो जाहिर सी बात है ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन नॉर्दर्न पोल में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा रहता है, ट्रेड विंड का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा रहता है, आप बताइए कि क्या बताएंगे आंसर इसमें। आप देखेंगे आंसर को बताने के लिए आपके पास एक फिगर बना जिसमें कॉम्पस था, हाँ कि नहीं था। इस तरीके से हमने डेप्थ में जो पढ़ाई की है ना, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में 100% हेल्प करने वाला है। तो विंड के सेक्शन को जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास ये सेक्शन स्टार्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यानी लोकल विंड्स। प्राइमरी जो विंड्स कहते हैं उसको हम प्लैनेटरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम धरातलीय पवन कहते हैं। क्योंकि ये पूरे धरातल पर चलती हैं तो इसलिए हम इसको धरातल की हवा कहते हैं। ये एग्ज़ाम में ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज के नाम से जानी जाती है। तो जाहिर सी बात है वेस्टर्ली जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हवा है, जिसमें कि गरजता 40, चीखता 60, ऐसा करके कोई वर्ड नहीं है कि गरजने वाला सिर्फ 40 ही होगा। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो हवा शाउट करता है उसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। और वेस्टर्लीज हवा जो चलती है आपकी 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में चलती है। तो इनमें से कोई भी डिग्री के ऊपर एग्जाम्पल पूछा जाता है कि 45 डिग्री की हवा जो है वो कौन सी हवा जानी जाती है। इसको ट्रेड विंड कहेंगे, इसको पोलर विंड्स कहेंगे, इसको वेस्टर्लीज कहेंगे। तो क्या कहेंगे, इसको वेस्टर्लीज ही कहेंगे, क्योंकि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो हवा चलती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करती है इसलिए इसके नाम भी दे दिए गए हैं, जैसे कि चीखता 40, चिल्लाता 60, ऐसा करके नाम। रोरिंग और शाउटिंग करके वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा पॉपुलर है। इसके साथ फिक्स नहीं करना है कि रोरिंग होगा तो 40s ही होगा, है ना। ये भी हो सकता है शाउटिंग 40s, मतलब कुछ भी है जो आवाज़ करने वाली हवा है, तो ये वेस्टर्लीज के साथ चला जाएगा। ये सारे सेक्शंस को हम पूरा कर चुके हैं। क्या कोई क्वेश्चन बचा है इसमें आप में? ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और एग्ज़ाम के बहुत अच्छे एडवांस क्वेश्चन भी कर लिए। अब हमारे पास बचा है इसमें सेकेंडरी और पीरियडिक, यानी कि सालों भर नहीं रहती हैं लेकिन साल के कुछ महीनों तक जो है हवा सर्वाइव करती है। और साल के कुछ महीनों में हवा सर्वाइव करती है, तो इस हवा के ऊपर जो है सबसे पहले हवा का नाम क्या लिखा हमने? तो चलिए एक क्वेश्चन से मैं आपको शुरू करता हूं, जिससे कि आप थोड़ा सा क्लास में पार्टिसिपेट करें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारी धरती पर भारत जो है वो 0 डिग्री के ऊपर है कि दक्षिण में? ऊपर है। हम कह सकते हैं 8 डिग्री पर है। क्या कितने पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है, 8 डिग्री हम कह सकते हैं। जिनको नहीं पता है सिर्फ हम मान के चलेंगे यहाँ पर है। अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं। कुछ लोग डायग्राम बनाने से थोड़ा सा परेशान होते हैं। अब मैंने जो ये लाइन बनाई है ना, ये 30 डिग्री वाली लाइन बनाई है, जहाँ पर हवा हमें पता है किस तरह से चलती है। उत्तर की नॉर्थ में हवा कहाँ चलती है? राइट। तो राइट कहाँ होगा? क्या ये सही बात है? यहाँ तक नहीं जाएंगे। लेफ्ट में हवा कैसे चलती है? लेफ्ट। तो हमारा लेफ्ट कैसे होगा? ये हवा का डायरेक्शन अगर नहीं पता आपको तो विंड में आपने हार्ड क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं, आपने फिर टाइम पास करके छोड़ दिया। क्या ये मैप सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, नहीं दिख रहा तो परेशानी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में जुलाई अभी चल रहा है ना हमारे पास, जुलाई और अगस्त, ये समय जो होता है जब भारत में मानसून इंटर करता है। और भारत में सबसे पहले मानसून इंटर कहाँ पर करता है? केरल में करता है। कहाँ पर करता है? भारत में सबसे पहले मानसून केरल में एंट्री करता है। लेकिन अगर कुछ क्षेत्र पूछा जाए तो अंडमान निकोबार ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो तो समुद्र है। लेकिन वो तो हमारे अंडमान निकोबार तो द्वीप है ना, इसमें आइलैंड्स हैं, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाता है, राज्य पूछा जाता है इसमें। लेकिन कभी भी कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ इंटर करता है, तो बट एन ऑब्वियस अंडमान निकोबार होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार तो समुद्र में बिल्कुल नीचे से ही है। तो यहाँ पर तो बारिश जो है समझ लीजिए कि अगर हम जुलाई में बारिश कर लेते हैं, जून में लेते हैं बारिश केरल में, तो वहाँ पर मई लास्ट से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो पहली बात तो ये समझ लेना। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, अब मेरा क्वेश्चन ये था इसमें कि भारत में जो मानसून है, ये मानसून का डायरेक्शन क्या है? मानसून का डायरेक्शन क्या है? तो अब जो है इसका आंसर आता है इसमें, जिसको हम कहते हैं, क्या पढ़ा मैंने? अब मेरे को आप बताइए कि इस हवा के डायरेक्शन में यहाँ पर साउथ वेस्ट कैसे बनेगा। अगर ये बता दिया आपने तो मैं मानूंगा कि आप में से बहुत बढ़िया विद्यार्थी हैं, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत में मानसून कहाँ से आता है? सबसे पहले तो केरल में आता है, ठीक है। मानसून का चलने का डायरेक्शन क्या है?
दक्षिण पश्चिम मानसून होती है भारत में। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे पहली वर्षा होती है। तो अब ये क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है तो ये दक्षिण से यानी कि दक्षिण से पश्चिम। अब यहाँ पर दक्षिण से पश्चिम तो ये भारत उत्तर में है और ये तो हमारा दक्षिण से पश्चिम करके हो ही नहीं रहा। देखिए क्वेश्चन, मैप दिख रहा है क्या आपको? ऊपर की हवा कहाँ चल रही है? अभी तो डायरेक्शन पूछा था मैंने आपसे, क्या था आपका? नॉर्थ, क्या नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर तो ये हवा जो है ये तो यहाँ चलनी चाहिए, तो फिर ये हवा दक्षिण पश्चिम कैसे होगी? क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर जवाब दे पा रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो हम इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। हाँ ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। सर क्योंकि आपने बताया था इक्वेटर से एयर अंदर आता है, वहाँ पे पैरेलल रहता है, तो जब 30 डिग्री से एयर ऐसे जाता है तो इक्वेटर से जब एयर ऐसे आता है तो उधर ही जाएगा ना। तो ये तो 0 डिग्री पर आकर बारिश करता है, ये भी तो बताए थे आपको। एयर कैसे चला जाएगा? सर 0 डिग्री पे ही एंटर करता है ना। एयर 0 डिग्री पर आकर तो बारिश करता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस रीजन पढ़ा था ना हमने। जी जी आप ट्राई करिए। कोरियोलिस फोर्स तो यहाँ पर कोरियोलिस तो ये इसको पीछे फेंकेगा, इसको ऊपर फेंकेगा। नहीं तो सर फिर लैंड और सी का तापमान। और कोरियोलिस फोर्स 0 से नहीं चलता, ये ऊपर से चलता है। ये ऊपर से चलता है तो फिर तो ये ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनना चाहिए। दक्षिण पश्चिम इससे कैसे बना? तो अगर आप सभी लोग शांत हो गए इसमें तो आप सोचिए कि पढ़ाई इतना आसान नहीं है जितना कि हम अब किताबों में पढ़ लेते हैं। अब हम अपने तरीके को सिस्टमेटिकली डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। सो जब मेरे पास कोई विद्यार्थी आते हैं और कहते हैं कि सर हमें कौन से किताब पढ़ना चाहिए, तो मैं यकीन मानिए कहता हूँ आपको मेरे हिसाब से कोई किताब नहीं पढ़ना चाहिए। क्लास में सिंसियरली सुनना चाहिए, क्योंकि क्लास में आप 100% पास हो जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको जो लिखी हुई हैं उनको समझने के 3-4 आंसर्स बन जाएंगे और डिफरेंट आंसर बनेंगे। आप सोचिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आप आंसर दे सकते थे, लेकिन आंसर नहीं बना और सारे लॉजिक्स पता हमारे पास। तो इसलिए जो है हमें क्लास में ध्यान से सुनना है और समझना है। अभी जो है ये वाला टॉपिक आपका अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अपने टॉपिक को हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले कौन कौन से हमारे पास पीरियोडिक यानी कि 2-3 महीने तक के लिए चलने वाली हवाएं होती है, जिसमें कि मानसून हो गया आपका, लैंड और सी ब्रीज़ हो गया और माउंटेन एंड वैली ब्रीज़ हो गया। ये वर्ड्स जो है वर्ड्स के साथ समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो मैंने इसके लिए आपके लिए इमेजेस लिए हैं। इमेज से समझना बहुत आसान है और उसको आपको समझ में मज़ा आएगा। तो देख लेते हैं कि भाई आपको समझ में आएगा नहीं। सबसे पहले समुद्री समीर, स्थलीय समीर, जिसको कि हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। ये तो पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा, लैंड और सी ब्रीज के नाम से, क्योंकि मुझे मैप में हिंदी वाला वर्ड ज़्यादा अच्छा मिला तो मैंने इसी को ले लिया इसमें। तो अब एक काम करते हैं इसमें कि एक कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। सूरज की गर्मी, क्योंकि हमारे धरती पर हवा चलने का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है नॉर्मली किससे होता है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। हाँ ना बोलते रहना है, अरे तेरी इधर से भी बोलता रहना है, हाँ ना बोलते रहना, एक्टिव रहना एकदम। तुम भी मुंह खोलने लगा, फिर हम यहाँ तक जाएंगे ही नहीं, फिर अलर्ट हो गए। कुछ लोग मुंह खोलने लगते एकदम, तो लग रहा है कि नहीं ये नहीं सुनने लायक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर। तो टेम्परेचर अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ एटमॉस्फेयर में तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ तक सही है हम लोग? सही है ना। अब हम देख रहे हैं इसमें कि 2 कंडीशन हमारे धरती पर होती है, दिन और रात। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा और रात में टेम्परेचर, एक हम दिन रात भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी धरती पर सीजन्स भी होते हैं, गर्म का महीना और ठंडी का महीना, क्योंकि हम यहाँ पर पीरियोडिक विंड्स की बात कर रहे हैं। तो पीरियोडिक का मतलब है छोटे समय नहीं, कुछ समय के लिए। अच्छा ठंड में बताइए कि ज़मीन पर ठंडी ज़्यादा है कि गर्मी? अगर मान लीजिए कि मैं टेम्परेचर आपका लूँ नवंबर से लेके फरवरी के बीच में, तो ज़मीन ठंडा है कि गर्म है? और अगर मान लीजिए मैं आपको अप्रैल से लेके जुलाई तक लूँ, ठीक बात है। अच्छा एक काम करते हैं, गर्मी के समय में ज़मीन गर्म होता है और पानी में जो अंतर होता है वो सिर्फ 1 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। तो धरती पर अगर मान लेते हैं अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है, जून जुलाई में 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या आपको लगता है कि जनवरी में टेम्परेचर कितना होगा? 5 डिग्री से 10 डिग्री। बहुत ठंडा होता है तो 5 से 10 डिग्री का होगा। आप देखिए कि
धरती पर यानी ज़मीन पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री से सीधे 35 डिग्री कम हो गया। लेकिन महासागरों में टेम्परेचर जो है जितना डिग्री है, जैसे मान लेते हैं 20 डिग्री है, तो गर्मी में 21 डिग्री और ठंड में 20 डिग्री। तो महासागरों में टेम्परेचर का वेरिएशन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का, क्योंकि पानी कितना गर्म होगा, इतना सारा तो पानी है ओशन में। तो एक्चुअली में ये रीज़न बनाता है स्थलीय समीर का और ओशन समीर का, यानी कि हम इसको लैंड ब्रीज कहते हैं और सी ब्रीज कहते हैं। तो ये दोनों शब्दों को ध्यान रखना है। समुद्र को हम सी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, और इसको हम लैंड कहते हैं। तो सी ब्रीज दोनों ही शब्द को हम ले लेते हैं। अब हम देखेंगे ज़रा इसमें कि सूरज का कलर कैसा है, पीला है, और इसमें क्या है, सफ़ेद है। सफ़ेद यानी कि अभी ठंड का समय चल रहा है, इसको हम कहेंगे कोल्ड, कोल्ड कह देते हैं, और इसको कहते हैं हॉट। सूरज जब रोशनी दे रहा होता है, नहीं गर्मी का समय होता है, तो गर्मी में ज़मीन कैसा हो गया, गर्म हो गया, और गर्म होने से यहाँ का एटमॉस्फेयर कहाँ चला गया, ऊपर उठ गया। यहाँ पर उठेगा तो हवा कहाँ से जाएगी, ये ओशन की हवा जो है यहाँ पर इसको भरेगी। तो जाहिर सी बात है ओशन की हवा जब ज़मीन तक जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, समुद्र की हवा चलती है, समुद्र अपनी हवा बना रही है, ठीक है। तो जब धरती पर गर्मी होगा तो ओशन की हवा उसको पूरा करने के लिए आएगी, और उसको हम सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। अब सिचुएशन उल्टा ले लेते हैं। अब सिचुएशन लेते हैं कि ठंड का समय आ गया, ओशन पे तो 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ज़मीन पर जहाँ पर 40 था अब हो गया वो 5 डिग्री टेम्परेचर या 10 डिग्री टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर वायुमंडल जो है भारी हो गया, उड़ा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 30 डिग्री होने से यहाँ का हवा ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो गया। ओशन से इवेपोरेशन होता है तभी तो हमारे पास क्लाउड बनते हैं ना। तो यहाँ पर इवेपोरेशन होकर ऊपर चला गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, 30 डिग्री है, और यहाँ पर हो गया सिर्फ 5 डिग्री। तो यहाँ पर ये ऊपर चला गया इसमें, तो जाहिर सी बात है ये वैक्यूम हो गया, और वैक्यूम होने से ये ज़मीन की हवा क्या करेगी, इसको फिल करेगी। तो जब ज़मीन की हवा ठंड के समय में ओशन को फिल करती है तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। बात समझ में आई? तो ठंड और गर्मी के समय में समुद्र और ज़मीन के ऊपर जो हवाओं में परिवर्तन होता है, इसको हम टेम्पोररी विंड्स के नाम से या पीरियोडिक विंड के नाम से जानते हैं। तो अब हम टॉपिक लिखना शुरू कर देंगे, नहीं तो पता चले कुछ देर बाद आप लोग कहाँ चले जाएंगे। आप लोग सोने का तुम्हें बड़ा मन करता है, हम तो सोच रहे थे कि भूल जाएंगे, ये तो भूलने वाले थे। तो टाइप्स ऑफ विंड लिख के लिखेंगे सेकेंडरी। अब उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे कि हम जल्दी से कवर कर पाएँ। विंड्स लिख लेंगे इसमें। और तेरी फिर से मुंह खोल रहा है, मुंह नहीं खोलना एकदम। ऐसा लग रहा है कि हम कहानी सुना रहे तुम्हें, कितना हार्ड चीज़ बता रहे हैं। जल्दी लिखो इसमें टाइप्स ऑफ विंड और लिखो सेकेंडरी विंड। प्राइमरी हमने कल ख़त्म कर दिया इसमें, और बीच में बोलते रहना यस, ये कम से कम बोलिए, पता चले कि यू आर अलाइव, नहीं तो दिमाग आपका सो जाएगा। लिख लिया आपने? ठीक है। तो हम मानसून ले लेते हैं, मानसून ले लेते पहले। मानसून is a periodic wind. Monsoon is a periodic or temporary wind which blows during June and July. नीचे नोट लिखेंगे। It mainly affects northern India and western Pakistan। ये उत्तर के भारत के क्षेत्र जो हैं, बिहार में लू चलता है, सॉरी, अच्छा ये मानसून लिख रहे हैं ना। अच्छा मैं लू में चला गया, थोड़ा सा काट देंगे इसको काट दीजिए, इसमें अफेक्ट वाला काट दीजिए। मैं इसको मानसून को लू समझ रहा था, पूरा काट दीजिए। इट अफेक्ट्स
साउदर्न इंडिया फर्स्टली in the late month of June. It affects southern India firstly in late month of June. इससे पहले मैं आपको लू लिखा रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ भारत और पाकिस्तान लिखा। अभी यहाँ पर वो नहीं लिखना, अभी सिर्फ लिखना मानसून जो है ये जून के अंतिम दिनों में भारत को प्रभावित करता है, साउदर्न इंडिया को प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखें, केरल स्टेट ऑफ इंडिया, केरल स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स, Kerala state of India receives monsoon firstly। केरल को अंडरलाइन कर देना, केरल को अंडरलाइन कर लेना। नीचे एक और नोट लिख लीजिए, साउथ वेस्ट मानसून हिट इंडिया, साउथ वेस्ट मानसून हिट इंडिया फर्स्टली इन द लेट जून। तो दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, स्टार बना दीजिए, कुछ भी करिए, एग्जाम का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। भारत को जब हम पढ़ाएंगे ना ज्योग्राफी को, तो वहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम क्यों हुआ वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी पढ़ेंगे तो फिर पूरा चैप्टर उसी में चला जाएगा, अभी सिर्फ हम सेक्शन को बता रहे हैं। अब हम लेंगे इसमें लैंड एंड सी ब्रीज। आप चाहें तो उसमें दक्षिण पश्चिम वाला मानसून में भारत वाला नक्शा थोड़ा सा बना लेंगे तो ठीक लगेगा। देख लेते हैं कुछ बना था कि नहीं बना था। क्या हमने बनाया था, कुछ नहीं बनाया था, झूठ बोलते यार तुम लोग तो, है ना। हमने ऐसा धरती बनाया था और इस पर भारत बनाया था, और तुम्हारा बस चले तो कुछ भी मैं बोल दो कि नहीं बनाया था। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो कैसे कैसे बोले बनाया नहीं था इसमें? तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा ना, बना लो अभी, बाद में क्वेश्चन आएगा तो बोलो फिर नहीं बताया था। ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। और यहाँ पर जो मानसून जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, और उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो भारत में दक्षिण पश्चिम, तो भारत में जो बारिश हो रही है वो दक्षिण पश्चिम से हो रही है। और लास्ट पॉइंट में लिख के इसको ख़त्म कर लीजिए इसमें, मानसून कॉजेज रेनफॉल इन इंडिया, मानसून कॉजेज रेनफॉल इन इंडिया। मानसून से ही भारत में बारिश होती है। ये विंड तो ज़रूर है, लेकिन ये विंड अपने साथ क्या लेके आती है? बादल लेकर आती है, और इस बादल से ही भारत में बारिश होती है। मानसून कॉजेज रेनफॉल इन इंडिया, सही है कि नहीं है? बहुत सही है। अब बताइए दूसरा वाला क्या था? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। जल्दी से बना लीजिए इसको, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। डायग्राम बनाइए जल्दी से डायग्राम बनाना। एकदम डायग्राम नहीं बनाएंगे इसमें तो फिर से नोटबुक बुलाएंगे इधर आपको। डू इट फास्ट। डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट से फिर आपका क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। आप इसको समुद्री समीर की जगह पर सी ब्रीज कह सकते हैं, स्थलीय समीर की जगह पर लैंड ब्रीज कह सकते हैं, अपने चॉइस पर। जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे बाद में पढ़ने में उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, और फिर आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम डायग्राम क्यों बना रहे हैं, डायग्राम से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है ना। लिखने से कंसेप्ट नहीं होगा, वो एक आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। बाद में इतने सारे पन्ने देखिए, फट से समझ में आ जाएगा, और बाद में आपको बिना पढ़े ही क्लियर हो जाएगा। तो लिखना स्टार्ट करें। तो हेडिंग बना लेंगे समुद्री समुद्र, यानी कि सी ब्रीज, सी ब्रीज।
during summer the temperature of land is higher than. Sir, during summer or during day and night? Sir, नहीं, अभी डे नाइट है, क्योंकि ये पीरियोडिक है ना, कुछ समय पर है। पीरियोडिक का मतलब होता है कुछ समय, 1-2 महीने। जैसे मानसून का एक दिन के लिए आता है क्या? बारिश का मौसम 2 महीने 3 महीने रहता है ना ऐसे, तो ये पीरियोडिक हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब वो आपका एनाबेटिक एटाबेटिक वाला डे टाइम अलग है, ठीक है। अभी हम लोग पीरियोडिक में, किस में है? अरे कुछ लोग सुन ही नहीं रहा है इसमें, क्या है अभी? और एक दिन में जो अंतर आता है उसको देखिए इस तरह से पढ़ते हैं, एक दिन में कैटाबेटिक, और ये एक दिन का है। अभी हम लोग पीरियोडिक की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपकी फ्रेंड ने पहले कुछ पढ़ा होगा, इसलिए इसने पूछा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया ताकि आप उस जगह से हटिए। तो अभी हमने क्या लिखा है? ड्यूरिंग समर द आगे टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर देन द ओशन रीजन। टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर देन द ओशन रीजन। हायर देन द ओशियन रीजन, समुद्र से उनका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। एक नोट में समझ लेते हैं। इन द ओशन रीजन, बहुत आराम से लिखिए, सब एग्जाम का क्वेश्चन है। इन द ओशन रीजन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री ओनली। इन ओशन रीजन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज 1 डिग्री ओनली। तो महासागरों में तापमान का जो अंतर रहता है वो सिर्फ 1 डिग्री का ही रहता है बस। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वेरेज, जबकि वेरेज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन लैंड, वेरेज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन लैंड is more than 20-30 degree, is more than 20-30 डिग्री, 20 और 30 डिग्री से भी ज़्यादा रहता है। ये नोट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसको। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके रीज़न एसर्शन में, कथन कारण के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले बताइए, आपने जो लिखा वो क्लियर हुआ कि नहीं? गर्मी के दिन में भी टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताइए, गांव में आप लोग गए हैं कभी? कुएं का पानी जो है गर्मी में ठंडा रहता है कि ठंड में ठंडा रहता है? और ठंड में पता है ना, वो एक्चुअली में गर्म ठंडा नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है, हमें लग रहा होता है, क्योंकि बाहर ठंड होता है तो हमें पानी गर्म लग रहा होता है, और जबकि गर्मी के समय में हमें जो है वो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा होता। तो एक्चुअली में टेम्परेचर, पानी का वेरिएशन कितना डिग्री है? और बाहर के ज़मीन का टेम्परेचर में वेरिएशंस आ गए। तो अभी जो है हम लोग ये वाले जो बात कर रहे थे, इससे हमारा ब्रीज कैसे बनेगा उसके ऊपर बात करते हैं। लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन लैंड, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन लैंड, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन लैंड एयर मूव्स अप, एयर मूव्स अप। टेम्परेचर बढ़ने के साथ एयर जो है मूव अप करता है। एंड सी ब्रीज कम्स ऑन लैंड, और सी ब्रीज जगह पर आ जाती है, ज़मीन पर आ जाती है। नोट नंबर 2, in the winter temperature of land goes down, temperature of land goes down, but temperature on ocean remains approximately same. Temperature above ocean और सी रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज का मतलब 1 डिग्री का अंतर हम ना के बराबर मानते हैं। रिमेन्स अनचेंज्ड, 1 डिग्री का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। अनचेंज लिखा है लेकिन अप्रॉक्स लिखा है हमने। एंड ड्यू टू दिस
surface wind blows in the sea region and known as land breeze। तो सरफेस की हवा वहाँ चलती है और उसको हम लोग लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। आपको इसमें कोई समस्या है तो बता दीजिए। क्वेश्चंस, किसी को कोई क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस? आप लोगों का क्लियर है? आगे चले अभी। सर आप जो बताएं सर अभी, तो उसका भी रीजन है सर, गर्मी में मोटर का जो पानी होता है सर वो ठंडा देता है, गर्मी में ठंडा, तो आप जो कारण बताए उसका कारण भी यही होगा? नहीं, एक्चुअली पानी में कोई अंतर नहीं आता। धरती के नीचे पानी कांस्टेंट है। एक्चुअली ठंडा गर्म किसको लगता है, आपको या एटमॉस्फेयर को? आपको ठंडा गर्म इसलिए लगता है क्योंकि हम जो है ह्यूमन बीइंग है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाहर का सराउंडिंग ठंडा है, तो ठंडा है तो ज़ाहिर सी बात है 10 डिग्री में है आप या 5 डिग्री में, तो आपके शरीर को ठंडा लग रहा है। ठंड में तो ठंडा लगेगा, लेकिन ज़मीन का पानी तो 30 डिग्री में निकल रहा है, तो गर्म पानी निकल रहा है। और गर्मी में भी 30 डिग्री में निकलता है सर। गर्मी में जो रहता है आपका, ज़ाहिर सी बात है गर्मी का टेम्परेचर बाहर जो है 40 डिग्री है, लेकिन धरती का पानी तो 30 डिग्री है, तो उस समय वो पानी फिर भी ठंडा लग रहा होता। लेकिन ठंड में वो ज़्यादा ठंडा लगेगा, ज़्यादा गर्म लगेगा, सॉरी। आपने देखा होगा ठंड में जब बोरिंग का पानी निकलता है तो भाप निकलता है। सब कुछ हम ही से सीखें। अरे कुछ तो खुद ही समझ लिया करो, कितना कुछ बताएंगे आप। भाप निकलता है नहीं निकलता है? आप ये कहोगे ये तो हम सर राजगीर के ब्रह्म कुंड में पहुंच गए, ये तो गर्म पानी निकल रहा है एकदम ज्वालामुखी वाला। अब आगे चलें, अब आप मना रुक बोलिएगा इसमें। तो ये वाला चीज़ ख़त्म हो गया हमारे पास। अब आ जाएंगे हम किसमें माउंटेन एंड वैली ब्रीज। इसको लिखेंगे माउंटेन एंड वैली ब्रीज लिखेंगे। माउंटेन एंड वैली ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है हवा, पवने, पर्वतीय हवा और घाटी हवा। समीर, हवा को समीर भी कहते हैं। पर्वतीय समीर, घाटी समीर, ऐसे करके नाम से जाने जाते हैं। अब इसके साथ जो है ये डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। अब सबसे पहले, फिर आप लोग मुंह मत खोलिए यार, मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। नहीं बताएंगे तो सही नहीं होगा। सबसे पहले ये पर्वत और घाटी समीर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे ही सनराइज़ होता है, ये दिन का, ये पीरियोडिक नहीं, ये एक दिन का है, ये सीज़न का नहीं है, ये डे का है, ठीक है। डे पीरियड, नाइट पीरियड, ऐसा करके हो रहा है। तो दिन जैसे निकलता है, सूरज की गर्मी पहाड़ की चोटी पर पड़ती है और पहाड़ की चोटी गर्म हो जाती है। क्लियर बात है? तो गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, उस गर्मी के कारण उसका हवा उठ जाएगा और हवा घाटी से कहाँ चलेगा, पहाड़ों की तरफ चलेगा। क्लियर बात है? अब जो है ठंड होने के बाद पर्वत की चोटी बिल्कुल डीप, ठंड ज़्यादा हो जाती है और घाटी उसकी तुलना में गर्म हो जाती है। तो जाहिर सा बात है जहाँ पर ठंड, ये वाली हवा का आप देखेंगे इसमें कैटाबिक में होता है कि पहाड़ की हवा जो है घाटी में आती है, जिसको हम वैली कहते हैं। और दूसरा, उसी समय में रात होने पर जो है अब ये हवा जो है, ये हवा ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है। ये डे टाइम में हवा ऊपर चढ़ती है और रात के समय में हवा नीचे उतरती है। दोबारा एक बार कंसेप्ट को सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दिन के समय में माउंटेन का पीक गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा तो हवा क्या होगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो हवा जब उधर से हट गई तो हवा तो कहीं भरेगी ना, तो कहाँ की हवा आएगी, वैली से हवा ऊपर की तरफ जा रही है। तो हवा का आना, ऊपर की तरफ आना, एनाबेटिक, तो आना कहाँ पर, ऊपर की तरफ। इसको याद करने के लिए कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐना और काटा ऐसा करके कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, बिल्ली कब आती है, रात को सो जाते हैं, तो कैटाबैटिक हवा जो चलती है वो रात को चलती है। इसको याद करने के लिए कैट वर्ड याद करिए कि बिल्ली कब आएगी, इसमें रात को सब सो जाते तब आएगी। तो ये वाला चीज़ ऐसे याद करने से आपको याद हो जाएगा, है ना। अदरवाइज़ पूरा कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी आप जो है एनाबैटिक और कैटाबैटिक में फंसने ही वाले। तो अब मैं